देखो, जब हम SC/ST आयोग के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें ये पता है कि इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। तो मूल संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 338 के तहत क्या कहा गया था कि SC/ST वर्गों के विशेष प्रावधान के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, और ये अधिकारी 1950 से कार्यरत था जब संविधान लागू हुआ। लेकिन 1990 तक ये देखा गया कि ये जो फॉर्मेट है 338 के तहत, ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, या उतने लेवल का काम नहीं कर पा रहा जितने लेवल पर उसको करना चाहिए था। इस वजह से 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा यह किया गया कि इसके लिए एक आयोग को स्थापित किया जाएगा जो SC और ST के कार्यों को या उनके विकास के कार्यों के लिए काम करेगा, और दोनों आयोगों को एक कंबाइन करके एक आयोग बनाया गया जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। 1990 के बाद आयोग ने काम करना शुरू किया, लेकिन 2003 आते आते ये आयोग की कुछ कमियां सामने आई और कहा गया कि 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा SC के लिए अलग आयोग बना दिया गया और ST के लिए अलग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग हो गया। ठीक है, ये देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके कार्य देखे थे। तो कार्य क्या है? जो भी संवैधानिक प्रावधान है SC/ST के लिए, इनके कार्यों को लागू करना, इनको क्रियान्वित करना। ठीक है, SC/ST के जो भी विकास कार्य हैं केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं, उनको भी क्या करना? उनको सही से देखना। ठीक है, SC/ST की शिकायतों का निवारण करना, अगर कोई शिकायत आती है तो उसका निवारण करने का प्रयास करना, और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर जो भी कार्य निर्देश दिए जाते हैं वह यह आयोग करेगा। ठीक है, संरचना में क्या देखा था कि SC आयोग के लिए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक उसी प्रकार के ST आयोग के लिए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। क्या इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है, लेकिन कितनी बार? इसका उल्लेख है सिर्फ 2 बार, यानी 3-3 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या सदस्य कितनी बार बन पाएगा? 2 बार। आज हमें पढ़ना है इसी के आगे नेशनल कमीशन फॉर OBCs। ठीक है, जब हम आज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि OBC के विकास के लिए या OBC के अधिकारों के संरक्षण के लिए मूल संविधान में ऐसे आयोग का कोई प्रावधान नहीं था। पहली बात, यानी कि पूछा जाए जो आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, क्या यह मूल संविधान में था? तो आपका आंसर है कि मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, यानी सिर्फ 338 बात थी। 338 में क्या था कि एक अधिकारी नियुक्त होगा जो SC/ST के अधिकारों के संरक्षण की बात करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग की बात नहीं की गई, लेकिन जब भारत आजाद हुआ इनके लिए काम किए जाते रहे हैं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग की अगर परिभाषा की बात करें, पिछड़ा वर्ग कौन है? बैकवर्ड्स। तो इसकी परिभाषा कहां दी है? कहां दी है? इसकी परिभाषा नहीं है। लेकिन पिछड़ा वर्ग का आधार क्या होगा? किस आधार पर हम किसी समुदाय को पिछड़ा वर्ग मान रहे हैं? तो इसका आधार संविधान में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन। किस आधार पर? अगर कोई व्यक्ति सामाजिक आधार पर मुख्य धारा से पीछे रह गया है या उसको शिक्षा से वंचित किया गया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा? पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए मूल संविधान में आयोग ना होने के बावजूद भी संविधान में बार बार आयोगों का गठन किया गया। लेकिन ये आयोग क्या थे? अस्थायी थे। राष्ट्रपति जब कहता था आयोग बनता था, अपनी रिपोर्ट देता था और आयोग क्या हो जाता था? डिसॉल्व हो जाता था। ठीक, इसके तहत मतलब जब तक ये संवैधानिक आयोग नहीं बना, यानी वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। इसको कब जोड़ा गया? 102वें संविधान संशोधन 2018 में। ये बात की बात अभी बताएंगे। लेकिन इसके पहले जब तक ये संवैधानिक आयोग नहीं था, फिर भी उसके बावजूद भी आयोग का गठन
किया जाता था। किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए। यानी पिछड़ा वर्ग कौन है, किस जाति को पिछड़ा वर्ग में रखेंगे, उनको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, इन सब की चर्चा की जाती थी। कब? जब राष्ट्रपति किसी पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करता था। और देखा गया कि 2 पिछड़े वर्ग आयोग बनाए गए। पहला, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, यह कब अस्तित्व में आया? पढ़ा है तुम लोग ने, जब हमने 15 का क्लॉज 4 पढ़ाया और 16 का क्लॉज 4 पढ़ाया है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? अच्छा, काका कालेलकर, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और कहा कि वर्तमान मतलब इस समय भारत में 2300 जातियां, 2399 जातियां ऐसी हैं जो क्या हैं? पिछड़ी हैं। अब आयोग बनेगा तो रिपोर्ट देगा कि नहीं देगा? अरे आप पन्ने मत पलटो, जब आयोग बनेगा तो रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भारत में 2399 ऐसी जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हैं। दूसरा, इसने कहा कि सभी महिलाओं को भी पिछड़ेपन के वर्ग में शामिल कर दो। क्या कहा इसने रिपोर्ट में? इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2399 जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हैं, उनको क्या लगा दो, उनको ओबीसी इसमें ले आओ, ठीक है। दूसरा क्या कहा कि भारत में स्थित सभी महिलाएं क्या हैं? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, इनको भी पिछड़ा वर्ग आयोग में पिछड़ा वर्ग समुदाय में शामिल कर लिया जाए। ठीक, कब आई रिपोर्ट? दूसरा आयोग बना, सेकंड ओबीसी आयोग, जिसके बाद भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बवाल हुआ। हम किस नाम से जानते हैं इसको? वीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बना था, जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट की दी और क्या कहा? मंडल आयोग ने कहा कि ओबीसी को 27% प्लस 10%, ये कौन है? ईडब्ल्यूएस, इनको शामिल किया जाए, 37% का 37% का आरक्षण दिया जाए। विवादित मुद्दा था। 78 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन 1992 में 90-91 में ये लागू हुआ था। यानी 22 साल बाद इसकी सिफारिशों को लागू किया गया। यानी अभी तक, जब तक ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं किया हुआ है, कौन सा? पिछड़ा वर्ग आयोग, तब तक 2 आयोग रिपोर्ट अपनी दे चुके थे। इस रिपोर्ट के बाद बवाल हुआ। कहां पर? कई सारे जनरल ब्राह्मणों ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था इस आरक्षण की वजह से। ठीक है, मुद्दा अलग है, भटकेंगे नहीं। उसके बाद क्या आया? इस पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद कौन सा? मंडल आयोग। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट। और आरक्षण के मुद्दे पर आज तक का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ का मामला यही है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आरक्षण के मामले में सबसे बड़ा मामला कब आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाँ, 1992 इंदिरा साहनी मामला, जिसमें 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ ने अपना क्या दिया था? निर्णय दिया था। यहां तक समझ में आ गई बात? इस इंदिरा साहनी के मामले में क्या बात आई? क्या बात आई? पहला क्या कहा था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। ठीक है। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा कि ओबीसी को 2 लेयर्स में बांट दो, एक है क्रीमी लेयर और दूसरे हैं नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि जो गैर मलाईदार परत है उसको आरक्षण दिया जाए। ठीक है। इसने अपनी तीसरी रिपोर्ट में क्या कहा कि ओबीसी को या एससी या एसटी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
यानी इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और व्याख्या के तहत क्या कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा हमेशा कितनी होनी चाहिए, किसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। दूसरा क्या कहा गया कि ओबीसी को आरक्षण देंगे, लेकिन ओबीसी को 2 लेयर में बांट देंगे, क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। हम आरक्षण किसको देंगे और क्रीमी लेयर को आरक्षण से दूर रखा जाएगा। तीसरा क्या कहा था कि चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये मामला आया और इस मामले के बाद, इंदिरा साहनी के मामले के बाद 1993 में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया। कब किया गया? जो कैसा होगा, जो पूर्व के आयोगों की तरह अस्थायी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक, यानी इस आयोग को बनाने के लिए संसद के लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हुआ होगा, है ना, और बिल पास होने के बाद कहाँ पहुंचा होगा, और राष्ट्रपति ने जैसे ही साइन किया यह आयोग अस्तित्व में आ गया। क्या यह संवैधानिक आयोग है? इस समय नहीं है। इस समय ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। यानी 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया था, वह अस्तित्व में आ गया था, लेकिन किस रूप में? सांविधिक आयोग के रूप में। किस रूप में? सांविधिक आयोग के रूप में, जिसे और स्थायित्व प्रदान करने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए संविधान में स्थान देना आवश्यक था। और 102वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये इसका संरचना थी, मतलब संरचना करें, ये इसके अस्तित्व में आने का क्रम था। तो मूल संविधान में क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बात की गई? तो नहीं की गई, लेकिन पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समय समय पर आयोगों का गठन किया जाता रहा है। और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? 1955, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि पूरे भारत में लगभग 2399 जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हैं। दूसरा, सभी महिलाएं भी सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी, अतः इन सभी वर्गों को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। इस रिपोर्ट को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका। अस्तित्व मतलब इसका जो वो था, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स थी, वो प्रासंगिक नहीं थी। 2399 जातियों को कैसे आरक्षण दे सकते हो, या सभी महिलाओं को ओबीसी के दर्जे में कैसे ला सकते हो? गलत था। इस वजह से इस आयोग की रिपोर्टों को माना नहीं गया। 1978 में दूसरा आयोग प्रस्तुत किया गया, जिसे हम किस नाम से जाने, वीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। इस मंडल आयोग में कई बार उतार चढ़ाव आया। 1988-89 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में क्या किया गया, जैसे ही रिपोर्ट दी गई, कहा गया 27%, जो 37% ओबीसी हैं भारत में, उन 37% ओबीसी को 27% सीधा सीधा आरक्षण दे दिया जाए। इससे विरोध हुआ और बहुत लोग आत्महत्या कर चुके थे। ठीक है, यह मामला कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। 1992, मामले का नाम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की इंदिरा साहनी के मामले में और आरक्षण के मुद्दे पर कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला क्या है कि आरक्षण किसी भी सीमा, मतलब कुछ परिस्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को बांट दिया गया, जिसमें क्रीमी लेयर को आरक्षण की सीमा से बाहर रखा गया और नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा क्या था, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, इन सभी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि बाद में प्रावधान किए गए और आज हम देखते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है। ये बताओ कब का है? इस इंदिरा साहनी में के मामले को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको चुनौती देते हुए संसद ने एक संशोधन किया था, और संशोधन के बाद प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर दी थी। कोई बताएगा कौन सा ये संशोधन है?
अच्छा, प्रमोशन में आरक्षण के लिए जो संशोधन किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है? 16 के 4 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। 77वां संविधान संशोधन किया गया और 16 का 1995 और क्या किया गया? 16 का 4 में सब क्लॉज ए जोड़ दिया गया और इस ए के तहत प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आरक्षण में मतलब प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। कब से शुरू हुआ? 1995 से, और ये आज तक जारी है। ठीक है, किसके मामले को रिटेलिएट करने के लिए किया गया? इंदिरा साहनी के मामले को रिटेलिएट करने के लिए, क्योंकि इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आरक्षण में प्रमोशन नहीं देंगे, प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे। इस बात को खत्म करने के लिए, खारिज करने के लिए संसद ने संविधान में संशोधन किया और 16(4) ए जोड़ दिया। कब किया गया? 77वां संविधान संशोधन 1995। ये बात समझ में आ गई? पक्का? ओबीसी का पूरा पृष्ठभूमि समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आ जाओ कार्य पर। संरचना देखो, पहले संरचना, इसकी संरचना एज इट इज वैसी है जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए क्या है संरचना? एक हेड, एक डेप्यूटी हेड और 3। तो जैसी एससी के लिए वैसी ही एसटी के लिए और वैसी ही ओबीसी के लिए, यानी एक हेड, एक डेप्यूटी हेड और 3 मेंबर्स। इन सभी लोगों को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। तो ठीक इसी प्रकार इन सभी लोगों को कौन नियुक्त करेगा? सेवा, शर्तें, योग्यता, ये सबका निश्चितता कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। ये कितने वर्ष तक पद पर बैठेंगे? ये कितने वर्ष तक पद पर बैठेंगे? इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? हो सकता है। इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? हो सकता है। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? बात समझ में आ गई? तो संरचना ठीक वैसी है जैसे एससी एसटी आयोग की है, वैसे ही ओबीसी आयोग की। ठीक, जैसे ही 2018 के द्वारा यानी 102वां संविधान संशोधन किया गया, तो कुछ जोड़ा जाएगा ना? यस और नो? क्या जोड़ा जाएगा? बिल्कुल। जैसे ये 338 था, सिर्फ ये 338 संविधान में, मूल संविधान में था। इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया? 65वां संविधान संशोधन 1990, और 338 को अलग और 338 को अलग कर दिया गया, है ना? 89वां, ये तो उसमें तो पूरा एक साथ किया गया था। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 के द्वारा 338 से एक क्लॉज और निकाल लिया गया। क्या? 338, और 338 पूरा डेडिकेट कर दिया गया किसको? नेशनल कमीशन फॉर एससीज, और 338 नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। कब किया गया? 89वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी में चेंजमेंट किया गया कब? 2018 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। और क्या जोड़ दिया गया? और 338 भी किसको डेडिकेट कर दिया गया? नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक आर्टिकल में और संशोधन किया गया, 342 ए, और कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो अगर पूछा जाए कि 102वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद में संशोधन किए गए, तो 338 में और 342 में। 338 में 338 बी जोड़ा गया, 342 में 342 ए जोड़ दिया गया। समझ में आ गई बात? संरचना समझ में आ गई? पक्का? आगे चले, कार्य देखो। तो कार्य क्या होंगे? कार्य क्या होंगे? संविधान में जो जो प्रावधान है किसके लिए? पहला कार्य देखो, संवैधानिक व
वैधानिक प्रावधानों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना। यानी ओबीसी के लिए संविधान में जो जो आर्टिकल दिए गए हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? ओबीसी आयोग। दूसरा काम क्या है? ओबीसी के लिए जो भी विकास कार्य हो रहे हैं या केंद्र द्वारा विकास कार्य लागू किए गए हैं उनकी जांच करेगा कि वो काम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तीसरा, ओबीसी के संदर्भ में यदि कोई शिकायत आई है तो शिकायत की जांच करेगा। तीन हो गए। चौथा, अपनी प्रतिवार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट वो किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएगा। कार्य समझ में आ गए? तो ये कार्य किसके मतलब पूरी तरह से किसको डेडिकेटेड है? ओबीसी को। ओबीसी के संबंध में कोई भी कार्य है उसकी जांच कौन करेगा? कार्य। ठीक है, ओबीसी आयोग। इसकी देखो शक्तियां क्या क्या हैं। शक्तियां, पहली, ये सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करेगा। कब? सिविल कोर्ट के रूप में इसको शक्ति कब प्राप्त होगी? जब मामला ओबीसी से के संबंध में हो, है ना। दूसरा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये मतलब शिकायत अगर पहुंची है, समझते हैं ना, किसके संदर्भ में? तो शिकायत के संदर्भ में वो सुनवाई कर सकता है। यानी अगर किसी ने ओबीसी के खिलाफ कोई अपराध किया है तो उसको बुला सकता है और उसकी सुनवाई कर सकता है, साक्ष्य इकट्ठा करवा सकता है। ठीक है, कोई भी न्यायालय के आदेश को मंगा सकता है। ठीक, किसी भी सार्वजनिक अभिलेख को साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इस ऑफिस को नोटिस जारी कर सकता है ना। यानी ये सारी कार्य इसके पास हैं और निर्णय भी दे सकता है, लेकिन यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा बाध्यकारी नहीं होगा, बस ये याद रखना। तो एक तरह से ये सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करेगी। इसके द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी नहीं है, तो सलाहकारी हुए ना, है ना, है? बाद केंद्र माने ना माने उसकी मर्जी, हालांकि वो मानेगी मानेगी, ठीक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, दबाव नहीं कि उसको मानना ही पड़ेगा। ये था छोटा सा आयोग, कठिन था। इसके बाद कुछ बचा है? बस क्या क्या हो गया? हाँ, हो गया। ओबीसी के बारे में क्या देखा हमने कि वो ओबीसी का उल्लेख मूल संविधान में, आयोग का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। पिछड़ा वर्ग की परिभाषा क्या है? पिछड़ेपन की परिभाषा क्या है? तो पिछड़ेपन की परिभाषा संविधान में कहीं नहीं की गई, लेकिन परंपराओं के आधार पर यह कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो भी पिछड़ गया है उसको हम पिछड़ेपन का आधार मान सकते हैं। ठीक है, इस पिछड़ेपन को व्याख्यात करने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार ने कुछ आयोगों का गठन किया है, संविधान में उल्लेख ना होने के बावजूद भी। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया? काका कालेलकर की आयोग की अध्यक्षता में 1955 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में कुल 2399 जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं। दूसरा, भारत में स्थित सभी महिलाएं पिछड़ेपन के शिकार हैं।
अतः इन सभी को ओबीसी का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या ये प्रासंगिक था? क्या केंद्र सरकार इतनी बड़े संख्या को पिछड़ेपन में रख सकती थी? तो इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। 1978 में दूसरा आयोग जारी किया गया जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इस मंडल आयोग की रिपोर्ट 1989 के दशक में 1989 में आई। इसने क्या कहा गया कि भारत में स्थित कुल 37% जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी हैं और 27% आरक्षण इनको दिया जाना चाहिए। जैसे ये बात आई, पूरे भारतीय राजनीति में भूकंप आ गया और कई लोगों ने आत्मदाह कर लिया। ठीक है, इस रिटेलिएट को करने, इस विरोध के चक्कर में इंदिरा साहनी कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट। और 1992 में आरक्षण के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया और संविधान ने व्याख्या करते हुए 1992 में अपनी रिपोर्ट दी और क्या कहा? कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत गाइडलाइंस प्रस्तुत की। पहला क्या था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। दूसरा क्या कहा कि ओबीसी को 2 लेयर में बांट दो, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, और नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा, एससी एसटी या ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इस बात को खत्म करके संसद ने 77वां संविधान संशोधन किया और प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। उसके बाद क्या देखा हमने? 1993 में इंदिरा साहनी के बाद 1993 में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया संविधान में संशोधन ना करते हुए। इस समय 93 में संविधान में संशोधन नहीं हुआ ना, तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन की और एक सांविधिक संरचना के रूप में राष्ट्रीय ओबीसी वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसको और अधिक स्थायित्व देने के लिए और अधिक संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 2018 में 102वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में स्थान दे दिया गया और 338 में सब क्लॉज बी जोड़ा गया। इसी के साथ साथ 342 में ए भी जोड़ दिया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति इनके कार्यों की समीक्षा करने का प्राधिकार रखेगा। ठीक है, यह है इसका पृष्ठभूमि। इसकी संरचना क्या है? तो इसकी संरचना वैसी है जैसे एससी एसटी आयोग की है। कितना? 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। इनका कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 3 वर्ष। और इनकी प्रतिनियुक्ति कितनी बार हो सकेगी? केवल 2 बार। 2 बार से अधिक व्यक्ति कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नहीं बनेगा। ठीक है, इसके कार्य क्या है? तो इसके कार्य यही है कि संवैधानिक प्रावधान जो है ओबीसी के लिए उनको सही से क्रियान्वित करना। दूसरा, ओबीसी के संबंध में जो भी विकास योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनको लागू कराने का प्रयास करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। तीसरा, प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को किसको सौंपना? राष्ट्रपति। जिस रिपोर्ट को राष्ट्रपति पटल पर रखवाएगा। और फिर उसके बाद शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो शक्तियों के तहत ये एक सिविल कोड के तहत कार्य करता है, यानी अगर कोई शिकायत पहुंची है तो शिकायत के रूप में वह उस गवाह के रूप में उस व्यक्ति को अपने पास बुला सकता है, सुनवाई कर सकता है और निर्णय भी दे सकता है, लेकिन यह निर्णय केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। दूसरा, और शक्ति क्या है? या किसी भी न्यायालय के अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में या सार्वजनिक ऑफिस के किसी भी आदेश को या किसी भी नोटिस को साक्ष्य के रूप में रखकर बुला सकता है। यानी सम्मन जारी करने की शक्ति किसके पास है? इसके पास है। ये सम्मन जारी कर सकता है, बुला सकता है। सम्मन का मतलब समझते हो? बुलाना। सम्मन का मतलब किसी को बुलाना। तो सम्मन जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास। लेकिन ये सारे निर्णय इसके लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। राष्ट्रपति उसको माने या केंद्र सरकार उसको माने या ना माने। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। कल हम पढ़ाएंगे, बस 2-3 बच्चे हैं। 3 दिन की क्लास में पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।